हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे स्टूडेंट, आज की पर्यावरण की इस सीरीज में पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो आगामी सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये बार बार जो है हर एक एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत ही करते हैं ये। तो चलिए देर न करते हुए आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चलते हैं जो हमारी सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने वाले भी हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है आपका, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। ऑप्शन ए है आपका, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। बी है आपका, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। सी है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। और डी है आपका कि पर्यावरण व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि आप इस सीरीज को जो है टेस्ट करिए, इस सीरीज को आप सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आप 20 के 20 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो ऑल द बेस्ट, सबसे बढ़िया होगा और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए आप अपने आप को आजमाइए और प्रिपरेशन को देखिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न हैं इनको एक किसी अच्छे नोट पर आप नोट कर लीजिए, किसी कॉपी पे बढ़िया से आप नोट कर लीजिए जो हर एक परीक्षा में काम देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आप ट्रिक करिए कि इसका उत्तर कौन सा होगा, पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा आपका। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ इस पहले प्रश्न का जो उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। यानी कि पहले ऑप्शन को देखेंगे हम कि पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, ये सही बात है आपका। ठीक है, तो इसलिए ये सही है आपका। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है, ये भी सही है आपका। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है आपका। इसलिए इस पहले प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा ये सी वाला होगा, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका जो उत्तर होगा ये सी वाला होगा आपका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। और हाँ, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका मानव श्रृंखला खाद्य श्रृंखला, और बी है आपका मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, सी है ऊर्जा का प्रवाह, और डी है जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, कौन सी व्यवस्था जो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, यही आपको बताना है इसमें। ठीक है, चलिए ट्रिक करिए आप लोग। ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ये प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है आपका। ठीक है ना, यानी कि दूसरे प्रश्न का जो उत्तर सही होगा ये बी वाला होगा आपका, ये बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसमें आपका कथन और कारण दिया हुआ है और इस तरह का प्रश्न जो है ये पीसीएस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और उसी का प्रश्न भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। कथन ए कह रहा है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। ठीक है ना, कथन ए कह रहा है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, और कारण बी है कि पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, ये कारण कह रहा है आपका। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए तथा आर दोनों सही है। बी कह रहा है कि ए तथा आर दोनों गलत हैं। सी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। और डी कह रहा है कि ए सही है आर गलत है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है ना, चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, ये बात सही है आपका। ठीक है ना, लेकिन
पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। ये भी सत्य है आपका, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है आपका और बी भी सही है आपका। तो इस प्रकार से जो है अगर देखेंगे हम तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं आपका। ठीक है ना। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको जरूर याद रखिएगा, ये फैक्ट पर है आपका, तो इसको जरूर आप लोग याद करिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। ठीक है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये कह रहा है कि इसमें चारों में से कौन सा है जो असत्य है आपका पर्यावरण के संबंध में। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं हम। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। बी कह रहा है कि जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। सी है आपका कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। डी कह रहा है कि अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका उत्तर बता रहा हूं आपको। देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम समझते हैं कि जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ये सही बात है। बी है आपका कि जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। तो आप जाहिर सी बात है देख सकते हैं कि जो हमारा जैवमंडल है इसमें प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं भी हैं, जैसे भौतिक चीज़ों को देखा जाए तो पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ ये सब क्या है भौतिक चीज़ें हैं आपका, तो ये भी हैं। जैविक तत्व भी हैं, यानी कि दोनों विद्यमान है हमारे पर्यावरण में, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सी है आपका कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। ये गलत है आपका, क्योंकि हरे पौधे नहीं कर सकते हैं आपका, उसको अपघटित करने के लिए अपघटकों की जरूरत पड़ती है आपका, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये सही बात है आपका, यानी कि जो इसका ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वनों को काटने का परिणाम होता है, यानी कि वनों को काटने का परिणाम क्या होता है। आइए इसमें से हम समझते हैं ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका कि वर्षा और नमी में वृद्धि। ऑप्शन बी है आपका कि मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। ऑप्शन सी है उष्णता में कमी और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका कि वनों को काटने का परिणाम होता है, यानी कि यदि हम वनों की कटाई करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, यही ये पूछ रहा है आपका। तो इसमें वर्षा और नमी में वृद्धि, ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका कि मिट्टी का क्षरण होगा और अनियंत्रित क्या होगी, बाढ़ आएगी। ठीक है ना, इसलिए पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, और अगला प्रश्न है आज का प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है आपका कि वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। इसमें ऑप्शन ए है आपका कि वायुमंडलीय परिवर्तन। ऑप्शन बी है प्रदूषण का खतरा। ऑप्शन सी है भूमि संरक्षण और डी है उपर्युक्त सभी। अब बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। तो अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो अगर हम वृक्षों की कटाई करेंगे वनों की कटाई करेंगे तो वायुमंडलीय परिवर्तन तो होगा ही होगा। बी है प्रदूषण का खतरा, यानी कि प्रदूषण भी बढ़ेगा आपका। सी है भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण में भी दिक्कत होगी आपका। इसलिए जो है ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका उपर्युक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना, उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। देखिए जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है। ये देखिए फैक्ट है, ये सिद्धांत है आपका कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है।
यानी कि जो जीव हैं उनके जो पारिस्थितिक कारक होते हैं, जो उनका योग होता है, या फिर हम जीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो मैटर हमको मिलता है और उनका जो संकलन होता है, ये पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसका है? ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ए है ए फिटिंग, बी है आपका चार्ल्स डार्विन, सी है आपका लैमार्क और डी है आपका डेविस। आप बताएंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीटेट के लिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए फिटिंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, वो क्या है? ऑप्शन ए है आपका भूमि के रूप, ऑप्शन बी है मिट्टियां, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है बस्तियां। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बस्तियां। क्योंकि अगर हम वातावरण का भौतिक तत्व को देखेंगे तो भूमि का रूप भी है आपका, भूमि है ही है, मिट्टियां भी हैं आपका, खनिज भी है, ये बस्तियां केवल नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, इसलिए प्रश्न नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही होगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न है आपका कि सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? आइए हम थोड़ी सी बात सतत विकास के बारे में समझ लेते हैं कि हम सतत विकास या अस्थायी विकास किसको कहते हैं आपका। ठीक है ना, तो देखिए सतत विकास को मैं सीधे फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, यानी कि यदि समझें इसको हम, तो जैसे मान लीजिए कि इस समय हम पर्यावरण की जो भी हमें प्रकृति प्रदत्त हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, जैसे पर्वत पहाड़ पेड़ पौधे जो भी हैं आपका, इनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं कि हम जिस तरीके से इनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पर्वतों पहाड़ों की तोड़ाई हो रही है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने उपयोग के लिए तो ले रहे हैं, अपने उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर का हम फिक्र नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। हमको बचा के रखना चाहिए आने वाले समय के लिए, हमारी जो अगली पीढ़ी आने वाली है उसके लिए हमको बचा के रखना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं। और सतत विकास या अस्थायी विकास यही कहता है कि आज के सुख को आप ले रहे हैं ठीक है, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचिए कि प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं वो कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है ना, सतत विकास और अस्थायी विकास का यही कारण है आपका, यही उद्देश्य है आपका। ठीक है ना, तो ये संबंध को देखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कि नियतिवादी अवधारणा, बी है आपका संभववादी अवधारणा, सी है नवनियतिवादी अवधारणा और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 का मैं बता दे रहा हूं उत्तर आपका कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, नवनियतिवादी अवधारणा होगा। चलिए आइए हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि ये नियतिवादी अवधारणा क्या है, संभववादी अवधारणा क्या है और नवनियतिवादी अवधारणा क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो ये अवधारणाएं हैं, जो नियतिवादी अवधारणा है या संभववादी अवधारणा है, इसको हम मानव के संबंध के रूप में समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा। देखिए नियतिवादी अवधारणा क्या कहती है कि नियतिवादी अवधारणा के अनुसार प्रकृति महत्वपूर्ण है, मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि प्रकृति जो चाहेगी वो मनुष्य के साथ क्या कर सकती है। ठीक है ना, ये कौन कहता है? नियतिवादी अवधारणा कहती है। यानी कि नियतिवादी अवधारणा के अनुसार प्रकृति महान है, प्रकृति ही फैक्टिव है, प्रकृति ही सब कुछ करती है। ठीक है ना, यानी कि नियतिवादी अवधारणा ये प्रकृति को महत्वपूर्ण बताती है आपका। दूसरी अवधारणा है आपका संभववादी अवधारणा। देखिए संभववादी जो अवधारणा है ये मनुष्य को इंपॉर्टेंट बताती है, प्रकृति को नहीं बताती है। ये कहती है कि मनुष्य प्रकृति के परिवर्तन के अनुसार खुद को ढाल सकता है, यानी कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य भी क्या करता है, परिवर्तन ला सकता है। ये संभववादी अवधारणा कहती है। यानी कि जो वैज्ञानिकता है वो किस पर आधारित है, अगर हम बात करें तो संभववादी अवधारणा पर ही आधारित है आपका। तीसरी है आपका नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा जो है ये सबसे पहले तो इन दोनों को नकार देती है, नियतिवादी और संभववादी अवधारणा को।
नवनियतिवादी अवधारणा यह प्रकृति और मनुष्य ये दोनों को जो है इंपॉर्टेंट बताती है, ठीक है ना, यानी कि दोनों को ये महत्व देती है नवनियतिवादी अवधारणा, ठीक है ना। और ये सतत व अस्थायी विकास को भी क्या करती है, ये भी मतलब कि सतत और अस्थायी विकास भी किस पर आधारित है आपका, तो नवनियतिवादी अवधारणा पर ही आपका आधारित है, आपका इसी से संबंध रखता है आपका, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के अगले प्रश्न में चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। देखिए बहुत अच्छा है आपका कि पर्यावरण की एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कि भौतिक तंत्र से होती है, पर्यावरण की रचना भौतिक तंत्र से होती है, जैविक तंत्र से होती है, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से होती है। डी है आपका कि भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी का जो उत्तर ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ठीक है ना। यानी कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, यानी कि पर्यावरण का जो माहौल है या पर्यावरण की जो रचना होती है वो किससे होती है आपका, तो देखिए उसमें भौतिक तंत्र का होना भी जरूरी है, जैविक तंत्र का होना भी जरूरी है और सांस्कृतिक तत्वों का होना भी क्या है, जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान समय में, प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। यानी कि हम वन्य क्षेत्र किसे कह सकते हैं, किस क्षेत्र को कह सकते हैं कि जहां मानव ने परिवर्तन किया है, मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, तो कितना परिवर्तन हुआ है कि हम उसे वन्य क्षेत्र कह सकते हैं, यह प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 50% से कम, ऑप्शन नंबर बी है 50% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 75% से कम और ऑप्शन डी है 25% से कम। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। प्रश्न नंबर 11 का जो उत्तर होगा यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, 50% से कम परिवर्तन हुआ है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वन क्षेत्र कह सकते हैं आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। देखिए सिद्धांत पूछ रहा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, यह प्रश्न कह रहा है आपका। ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए 12 का जो ऑप्शन होगा यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, कार्ल रिटर, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक है आपका कार्ल रिटर, इसलिए 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम चलेंगे और आज का अगला प्रश्न है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, यह प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन ए है आपका सतत विकास का, बी है आपका स्वच्छता वर्ष, सी है आपका वन संरक्षण वर्ष, डी है जल संरक्षण वर्ष। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 13 का जो ऑप्शन है यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सतत विकास, ठीक है ना, यानी कि सतत विकास का आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है ना। सन 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ठीक है, यानी कि 13 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही होगा आपका, ठीक है। अगले प्रश्न में हम चलेंगे। प्रश्न नंबर 14, सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा जो पर्यावरण है उसके विकास के लिए क्या आवश्यक है, ये प्रश्न कह रहा है आपका।
जैविक विविधता का संरक्षण, सही बात है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी है आपका निर्धनता को घटाना, और डी है आपका उपर्युक्त सभी। बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 14 का जो उत्तर होगा यह कह रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है जैविक विविधता का संरक्षण, ये सही बात है। बी कह रहा है कि प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सही है, प्रदूषण रोकेंगे तभी तो सतत विकास हो सकता है। सी कह रहा है कि निर्धनता को घटाना, ये भी सही बात है। तो ये जब तीनों सही बात है आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका संक्रमण, इकोटोन, बी है अनुक्रमण, सक्सेशन, सी है चरम अवस्था, क्लाइमैक्स, डी है आपका क्रम की सीरियल। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा आपको। ठीक है, चलिए हम बता दें, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स। यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, तो चरम अवस्था या क्लाइमैक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है आपका कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। देखिए वही चीज जो मैंने सतत विकास या धारणीय विकास दोनों बातें कही होती है आपका। तो आप जानेंगे कि जो सतत विकास है या जो धारणीय विकास है उसके अनुसार सबसे अधिक खतरे में क्या है, हमारा पर्यावरण है या प्रकृति है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राकृतिक संसाधन, बी है भौतिक संसाधन, सी है औद्योगिक संसाधन, और डी है सामाजिक संसाधन। तो आप लोग तो समझ गए होंगे, ये बहुत सीधे सीधे बहुत आसान प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि 15 प्रश्न नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपका, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, यह प्रश्न कह रहा है आपका कि धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का उत्पादन सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है आपका। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है खनिज तेल एवं गैस, ऑप्शन सी है आपका जल विद्युत, और ऑप्शन डी है आपका परमाणु ऊर्जा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा आपका। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूं, देखिए प्रश्न नंबर 17 का जो उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, सॉरी सी सही होगा आपका, जल विद्युत। ठीक है ना, जल विद्युत सही होगा क्योंकि ये सबसे अच्छा स्रोत है आपका जल विद्युत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। देखिए ये तो बहुत आसान प्रश्न है, यदि आप इसको गलत कर देते हैं तो समझिए कि तैयारी आपकी क्या कहूँ अच्छी नहीं है आपका। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही इजी प्रश्न है ये। लगभग मुझको लग रहा है कि जो भी बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं उनको तो ये पता ही रहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है 21 मार्च, बी है आपका 23 मार्च, सी है 5 जून, और डी है आपका 25 मई। आप लोग जानते ही होंगे कि 5 जून को हम क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ऑप्शन ए है धारणीय विकास, ये तो पर्यावरण से रिलेटेड ही है आप। बी है गरीबी कम करना, ये भी सही बात है। सी कह रहा है वातानुकूलन, और डी कह रहा है कागज के थैलों का प्रयोग। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कागज के थैलों का प्रयोग करना चाहिए हमको। तो इस ऑप्शन के अनुसार यदि हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, अब वातानुकूलन। ठीक है ना, यानी कि प्रश्न है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी वातानुकूलन। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इस सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है ना, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है इसको कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1994। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर सही होगा आपका, मैं बता दे रहा हूं आपको, इसका जो उत्तर है आपका ये 1986 सही है आपका, यानी कि 1986 आपका क्या है, ये सही है, ठीक है ना। चलिए तो डियर स्टूडेंट, ये आज के 20 प्रश्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज के, जो आपको सीटेट के एग्जाम में काफ़ी ही हेल्प करेंगे, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि यही है आपका, यही कमेंट करना, लाइक करना हमारे लिए ऊर्जा का एक कारण बनता है, हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम और भी बढ़िया मैटर आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से और भी वीडियो पाने के लिए, इस दूसरी टेस्ट सीरीज पाने के लिए और भी जो टॉपिक हैं उसकी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं उनको ये प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।